नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट एग्जाम 2025 जो कि बहुत ही जल्द होने वाली है, तो उसी को लेकर हमारी पर्यावरण अध्ययन की लगातार क्लासेस चल रही है। तो उन लगातार क्लासेस में हम लोगों ने आप लोगों को 2011 से लेकर 2023 तक जितने प्रश्न हुए हैं, जितने पेपर हुए हैं, उन पेपर के अंतर्गत जो आए हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की एक श्रृंखला जारी की थी और लगातार वो श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला में अभी तक हम लोगों ने 150 क्वेश्चन तक कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं वो श्रृंखला आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आप लोगों के कमेंट के माध्यम से लगता है कि वाकई आप लोगों को वो पसंद आ रही है। तो उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज उसका पार्ट 4 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 151 से लेकर 200 तक के प्रश्न। प्यारे बच्चे, यदि आप लोगों ने क्लास को नहीं देखा है तो कृपया करके पूरी लगातार क्लासेस जो डली हुई है उनको देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि मैंने केवल प्रश्नों को ही नहीं करवाया, प्रश्नों के साथ साथ उनकी व्याख्या की भी चर्चा की है, जो कि उन व्याख्या से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत क्वेश्चन इनमें रिपीट हुए हैं। रिपीट का मतलब जो पिछली एग्जाम में आए हैं और इस बार भी वो को वही आ गए हैं। तो हो सकता है आप लोगों के लिए वही प्रश्न वापस आ जाए, इसलिए सभी बच्चों को क्लासेस देखनी है। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक, तो चलिए बेहतरीन मोटिवेशनल थॉट के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। बिल्कुल सही बात है भाई, लोग तो कहने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन अपना फोकस जो होना है केवल अपने काम पर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसी विचार के साथ आज की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अभी भी कि मैंने मेरी मर्जी से कोई प्रश्न नहीं लिए हैं। ये सारे वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में हूबहू नहीं सीधे सीधे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी इनके नोट्स बना लीजिए, चाहो तो इनको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए तो पहला है गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी। यानी कि राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से, किस किस प्रार्थना से? लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। तो भैया इसका उत्तर हो जाएगा क्या? तेजा जी। ठीक, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। तो सड़क मार्ग जो यातायात है उसके लिए कौन सा समूह जो है वो सही होगा? पहला जीप, स्कूटर, नाव। अब भैया नाव की बात आई है तो नाव तो होगी ही नहीं सड़क में। साइकिल, कार, जेट, तो ये भी जेट भी नहीं होगा। बस, ट्रक, ई रिक्शा। तो अब इसमें एक बार सोच सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या है कि क्रम के बारे में पूछा, समूह को चुनिए। तो अगला है बैलगाड़ी, ऊंट, फ्लाइंग कार। तो प्यारे बच्चों, इनमें से सही जो उत्तर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? अपना सी, क्योंकि फ्लाइंग कार तो उड़ने वाली कार हो जाएगी। इसलिए बस, ट्रक और ई रिक्शा जो है वो यातायात के सही समूह को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? वह कौन सा रोग होता है जब हमारी बॉडी के अंतर्गत किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी होने पर कहीं ना कहीं एकदम तेज बुखार आता है। ठीक, और व्यक्ति का जो पूरा शरीर है उस शरीर में जो है दर्द रहता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन होती है। तो ये होता है चिकन पॉक्स की वजह से, दूसरा है मधुमेह की वजह से, अमीबा एसिस की वजह से, डेंगू की वजह से। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डेंगू। किसकी वजह से होता है? डेंगू की वजह से। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा प्रश्न है। ऑप्शन है जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, ब्यावर। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना क्या, कि किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर बच्चों कहा जाता है भीलवाड़ा को। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। वहीं जयपुर के बारे में आप लोगों को याद हो तो बता दूं, जयपुर को बोलते हैं क्या? गुलाबी नगर। ठीक है, गुलाबी नगर के नाम से यदि किसी को जाना जाता है तो कौन सा शहर है? अपना गुलाबी शहर है। कौन सा? जयपुर। वहीं पहला वनस्पति घी उद्योग का कारखाना है ना, पहला वनस्पति घी उद्योग कहां पर स्थापित हुआ था? तो पहला वनस्पति घी उद्योग भी जो स्थापित किया गया था, ये किया गया था कहां पे? अपना भीलवाड़ा में किया गया था। अगला प्रश्न, सोनार दुर्ग कहां स्थित है? तो पहला ऑप्शन जैसलमेर में है, दूसरा जयपुर में है, भरतपुर में है, राजसमंद में है। तो सोनार दुर्ग जो है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सोनार दुर्ग कहां पर है? ये जैसलमेर में है। और जैसलमेर भी कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम राजस्थान की ही चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है अधिकतर प्रश्न अपने राजस्थान के ही हैं इसमें। अगला खूबसूरत सा प्रश्न है, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन्य एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? मतलब वो अपने धर्म में हर एक चीज में वो कहीं ना कहीं उन्हीं को
अपना प्रमुख मानते हैं, तो गुर्जर है, सहरिया है, बिश्नोई है, मीणा है। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा बिश्नोई। क्या हो जाएगा? बिश्नोई हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम बताइए। तो हिमाचल प्रदेश में जो पुरानी जल संग्रहण जो है, जल को स्टोर करने की जो पद्धति है वो कौन सी है? तो सुरंगम है, कट्टा है, कुल्हा है, एरिस है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? कुल्हा। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर कि आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जिस चीज के लिए जानी जाती है, जो उसकी एक अच्छी खासी विशेषता बताई जाती है, वो है कि हड़प्पा जो है वो कैसी सभ्यता थी? ये नगरी सभ्यता थी। कैसी? नगरी सभ्यता। मतलब यहाँ पर जो जल वगैरह को निकासी, जल निकासी जो थी आज के समय में जिस प्रकार से है, ऐसे ही जल निकासी की व्यवस्था हुआ करती थी। इसलिए जल निकासी के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था किसको? हड़प्पा सभ्यता को। हालांकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पता होगा, तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। हमारे भारत की सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में जाना जाता है तो वो है हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास यानी कि जो शक संवत है उसके आधार पर पहला महीना है कि शुक्ल पक्ष के 13 के दिन मनाई जाती है। तो महावीर जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया क्या? गांधी जयंती। कौन सा हो जाएगा? गांधी जयंती, है ना? नहीं भैया, गांधी जयंती जो मनाई जाती है ये मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। कब मनाई जाती है? ये 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ये जो मनाई जाने वाली जयंती है यह है महावीर जयंती। कौन सी जयंती है? महावीर। महावीर की यदि अपन बात करें तो जो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर जो हैं, कौन से? जैन धर्म। ठीक। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए थे उनकी यदि अपन बात करें तो वो कौन है? महावीर स्वामी है। इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे वो कौन सी भाषा में दिए गए थे? प्राकृत भाषा में दिए गए थे। ठीक है। और भारत में आप लोगों को पता है कि जो जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है वो कौन है भैया? संविधान का निर्माता तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। संविधान के निर्माता। और संविधान के निर्माता के जन्म दिवस को ही कहीं ना कहीं किसके रूप में मनाते हैं? अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो नमामि गंगे अभियान का जो शुभारंभ है 2011 में, 2012 में, 2013, 2014। तो नमामि गंगे अभियान का जो शुभारंभ है बच्चों ये किया गया था 2014। वहीं 2014 से रिलेटेड मैं आप लोगों को बात बता दूं तो 2014 में प्रधानमंत्री जो है वो कौन बने थे? नरेंद्र मोदी जी बने थे। ठीक, मोदी जी। बाकी इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले मनमोहन सिंह थे। तो मोदी जी के द्वारा शुरू होकर ही सबसे पहले जो एक काम किया गया था, जैसे 2014 में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कर दी, और वही स्वच्छता अभियान। कौन सा अभियान? स्वच्छता अभियान जो है इसकी शुरुआत भी कब की गई थी? तो स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी 2014 में की गई थी। वहीं इसी के बाद यदि देखा जाए आपको तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी, कौन सी योजना? पंचवर्षीय जो योजना चल रही थी, इन पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया और कहीं ना कहीं 2015 में किसका निर्माण कर दिया? तो बच्चों याद रखिएगा 2015 में नीति आयोग का गठन कर दिया। तो इसकी जगह पे अब जो कार्य करता है वो कौन सा आयोग है? नीति आयोग है। ठीक है। चलिए, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? मगरमच्छ प्राणी जगत के अंतर्गत आता है। तो ये किस संवर्ग के अंतर्गत आता है? पक्षी, सरीसृप, जलस्थर, मत्स्य। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा सरीसृप। तो मगरमच्छ जिसके अंतर्गत आता है वो कौन सा जाएगा? सरीसृप के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की यदि हम चर्चा करें तो बहुत शानदार प्रश्न है। सूर्य नगरी किसका नाम है? तो सूर्य नगरी है जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का, जयपुर का, जोधपुर का। तो सूर्य नगरी जो कहा जाता है वो कहा जाता है जोधपुर को। किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर मनुष्य के द्वारा स्रावित होने वाले कुछ हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं और ये हार्मोन किस अंग में कौन सी वृद्धि करते हैं या किस चीज को प्रेरित करते हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, एग्जाम में हमें नंबर दिलवा के जाते हैं। ठीक, और कभी कभी कोई कंफ्यूजन होने की वजह से गलत भी हो जाते हैं तो हम इनको यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले है भैया जैसे कि लिखा है क्या? वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन जो है ये क्या करता है? तो अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है, पहली चीज। वहीं यदि देखा जाए तो इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन जो करता है रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। ठीक, अब अपने को दो पता चल गया, मतलब पहले का बा है और दूसरे का दा है। तो पहले का बा और दूसरे का दा केवल एक में है यहाँ पर। ठीक, इसलिए अपना उत्तर सी वाला हो जाएगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। दो, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की यदि अपन बात करें तो ये जो है किस में स्रावित होने वाला है? नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जो है मादा में
लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? तो खादी के बने वस्त्रों के ऊपर जो विशेषकर छूट दी जाती है ये कब दी जाती है भैया? तो 2 अक्टूबर को दी जाती है। कब दी जाती है? 2 अक्टूबर। क्योंकि 2 अक्टूबर को हम कौन सी जयंती मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। और गांधी जी गांधी जयंती, और कहीं ना कहीं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ही या गांधी जयंती के दिन ही जो है खादी के बने वस्त्रों के ऊपर छूट दी जाती है। वहीं 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अभी 2024 खत्म होने वाला है और उसके बाद हम जनवरी में जो दिवस मनाते हैं वो कौन सा? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा 26 जनवरी को कौन सा? गणतंत्र दिवस। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 जनवरी 1950 से ही लगातार हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। 5 सितंबर को आप लोगों को पता होगा, 5 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस, ठीक। अब जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है राधा कृष्णन सर्वपल्ली। याद रखिएगा ये प्रश्न कभी कभी हमारे लेवल फर्स्ट में पूछ लिए जाते हैं। राधा कृष्णन सर्वपल्ली, ठीक है, राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी की याद में, ठीक है। और वहीं यदि देखा जाए तो 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 21 जून को मनाते हैं योग दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? योग दिवस मनाते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर। पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? जैसे कोई लोग जो पर्वत के ऊपर चढ़ाई करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर कोई भी व्यक्ति ऐसे चढ़कर जाता है तो चढ़ के जाने पर क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, आप मुझे बताइए। तो पर्वत पर चढ़ने के दौरान बहुत सारी समस्याएं हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर खड़ी ढलान, ठीक, अत्यधिक ठंडा मौसम, कम वायुदाब, बर्फीली हवा, यानी कि यहाँ पर पूछा जाता है कि सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? तो सांस लेने में मुख्य कारण जो है भैया वो कम वायुदाब है। क्या है यहाँ पे? कम वायुदाब। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आता है? ठीक, तो आता है यहाँ पर है, नहीं आता है। तो अजैविक घटक क्या होते हैं? तो अजैविक घटक वो घटक होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं क्या नहीं पाया जाता? जीव नहीं पाया जाता, उन्हें हम बोलते हैं अजैविक घटक। और जैविक घटक कौन होते हैं? तो जैविक घटक वो होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं क्या पाया जाता है? जीव पाया जाता है। सिंपल सी परिभाषा में बता दिया मैंने आपको। पादप में जीव पाया जाता है, वायु में नहीं, क्योंकि वायु जो है वो अजैविक के अंतर्गत आ जाएगी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वायु। ठीक, पादप, जंतु, जीवाणु ये सब कैसे हैं? जैविक हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? जो रेशम जो कीट है, इन रेशम के कीटों का जो भोजन है वो क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शहतूत की पत्तियां हैं, जामुन की पत्तियां, नीम की पत्तियां, आम की पत्तियां। तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को, पहली चीज तो ये कि रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को बोला जाता है सीरीकल्चर। क्या कहते हैं? सीरीकल्चर, याद रखिएगा। बाकी रेशम कीट का भोजन जो होता है वो शहतूत की पत्तियों से होता है बच्चों। किससे? शहतूत की पत्तियों से। अगला, तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? मतलब जिससे कहीं ना कहीं उसको आदत पड़ती है, लोग कुछ फायदा नहीं होता फिर भी उसको खाते हैं। तो कोकेन है पहला ऑप्शन। क्या है भैया? कोकेन है, कैफीन है, निकोटीन है, मार्फिन है। तो तंबाकू में कौन सा पाया जाता है? तो ध्यान रखना, तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। कौन सा पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। रेबीज रोग का कारक है, रेबीज रोग का जो कारक है वो क्या? वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है। तो रेबीज रोग का जो कारक है वो क्या है? वायरस है। ध्यान रखना क्या है ये? वायरस। और वही आप लोगों को पता है कि जब ये रेबीज, यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा है कुत्ता वगैरह काटता है तो उसके अंतर्गत जो है किस कुत्ते के काटने पर, किसके काटने पर? ध्यान रखना, इसे पूछा जा सकता है। कुत्ते के काटने पर व्यक्ति को क्या हो जाता है? तो कुत्ते के काटने पर व्यक्ति को जो है वो रेबीज का टीका लगवाना होता है, क्योंकि वो रेबीज नामक जीवाणु के कारण होता है, वायरस के कारण। और वो जो है उसे हो जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या हो जाता है ये? हाइड्रोफोबिया। अब ये हाइड्रोफोबिया क्या है? तो हाइड्रोफोबिया की यदि अपन बात करते हैं, इसमें होता है पानी से डर लगना। किससे डर लगना? पानी से डर लगना होता है हाइड्रोफोबिया। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? मानवीय स्रोत का मतलब जो घटना मानव के द्वारा नहीं की जाती है जल को प्रदूषित करने में। तो घरेलू बहिस्त्राव है, वाहित जल है, औद्योगिक बहिस्त्राव है, ह्यूमस पदार्थ। तो भैया इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ह्यूमस। मतलब जो एक तरीके से ह्यूमस का मतलब होता है जीवांश। क्या होता है ह्यूमस का मतलब? तो ह्यूमस का मतलब होता है जीवांश। ह्यूमस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसे यदि देखा जाए तो और क्या नाम से जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं जीवांश। अब जीवांश क्या है? तो जीवांश की यदि अपन चर्चा करें तो बहुत सिंपल सी परिभाषा कि इनकी खोज के लिए या इनकी पहचान जो की जाती है वो कार्बन डेटिंग पद्धति से की जाती है, C14 के द्वारा की जाती है। जो पृथ्वी पर पड़े सड़े गले पदार्थ जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जीवांश। ठीक है, आगे, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है।
तो जंतु से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो जंतु से कपास प्राप्त होता है, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेशम। तो जंतु से प्राप्त होने वाला जो है वो क्या हो जाएगा? रेशम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और अभी आपको मैंने बताया कि रेशम जो है, रेशम के कीड़े जो है वो कहीं ना कहीं रेशम पालन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। और ये किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? शहतूत की पत्तियों से। कपास की यदि अपन बात करें तो ये कौन सी मृदा में इसका उत्पादन ज्यादा होता है? तो काली मृदा में ज्यादातर उत्पादन होता है। ठीक, और कहीं ना कहीं ज्यादातर भारत में कहां पर पाई जाती है ये? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र, काली मृदा महाराष्ट्र। वहीं काली मृदा को हम और क्या बोलते हैं? इसको लावा मृदा भी बोलते हैं। कौन सी मृदा? लावा। क्योंकि लावा क्या है? अब लावा का जो निर्माण होता है ये ज्वालामुखी से होता है। किससे होता है? ये ज्वालामुखी से होता है। ठीक है, चलिए, ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे निकलने वाली चीज को बोलते हैं लावा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन जो है एक तरीके से ये क्या है? अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। तो इस प्रश्न का खूबसूरत सा उत्तर होगा अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। रबी की फसल का उदाहरण है, तो रबी की फसल कौन सी है? मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अलसी। तो रबी की फसल, पहली चीज तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रबी की जो फसल है ये कब बोई जाती है? तो ये बोई जाती है शीत ऋतु में। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु। अब ये शीत ऋतु का जो समय होता है ये अक्टूबर से स्टार्ट होकर, हालांकि अक्टूबर नवंबर, हाँ अक्टूबर से स्टार्ट होकर 9 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक, तो लगभग ये जनवरी फरवरी तक, अक्टूबर नवंबर में इन फसलों को बोया जाता है। और वहीं यदि देखा जाए तो इनको काटने का जो समय होता है मार्च अप्रैल का समय होता है। कौन सी फसल को काटने की बात कर रहा हूं मैं? रबी की फसल को काटने की बात कर रहा हूं। इन्हें हम जो है इसके अंदर बोले जाने वाली जो फसल है इनको सियाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाला भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है वो फसलें आती हैं जैसे कि अलसी है, गेहूं है, चना, जौ। ठीक, गेहूं, चना, जौ, मसूर, बटला, मटर, ये जो फसलें हैं जो मैंने आपके सामने लिखी है सारी की सारी रबी की फसलें हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता? तो बाल केंद्रित शिक्षा में खेल, निष्क्रियता, प्रेरणा, संतोष। तो बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं होता है क्या? निष्क्रियता का तत्व नहीं होता, बाकी खेल होता है, प्रेरणा होता है, संतोष होता है। अब यहाँ पर राजस्थान की बात चल रही है तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए कि जो राजस्थान राज्य है, मैंने इससे पहले आपको प्रतीक वाला टॉपिक पढ़ाया है, राजस्थान राज्य जो है इसका जो राजकीय खेल है वो कौन सा है? राजकीय खेल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों के प्रश्न दिया है तो इसका उत्तर कमेंट में दीजिए। प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? तो प्राचीन काल में संदेशों का जो होता था वो फैक्स के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से या हरकारे के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरकारे, क्योंकि फैक्स, मोबाइल, टेलीफोन जैसी सुविधाएं आधुनिक समय में आई है, प्राचीन समय में ये चीज नहीं हुआ करती थी। या हम संदेशों का जो संचार होता था बहुत समय, प्राचीन समय की यदि अपन बात करें तो ये जो है गुप्तचर के माध्यम से भी होता था। किसके माध्यम से? गुप्तचर जो होते थे ये अपने संदेशों को आदान प्रदान करने का काम भी करते थे कि कोई व्यक्ति अपनी जानकारी लाया फिर उसके बाद उधर ले गया, ऐसी जानकारी होती थी, लेकिन उनको बोलते थे अपन क्या? हर कार्य कहते थे। श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। अब श्रव्य दृश्य का मतलब जो सुनाई भी दे, ठीक, श्रव्य का मतलब सुनाई भी दे, दृश्य का मतलब दिखाई भी दे। ऐसी शिक्षण की कौन सी प्रणाली जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है क्या? रेडियो है, दूसरा टैप रिकॉर्डर है, तीसरा बुलेटिन बोर्ड है, चौथा है टेलीविजन है। तो श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या? तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, टेलीविजन। तो टेलीविजन एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से यदि देखा जाए तो उसको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आपके पिताजी के साले की मां से आपका क्या रिश्ता होगा? बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा प्रश्न है बच्चों, इसका उत्तर बताइए। तो आपके सामने ऑप्शन है मामा, नानी, मौसी, बहन। तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है यदि देखा जाए आपके पिताजी के साले की मां। देखिए आपके पिता, जैसे कि हम अपने आप को माने ये हम हैं, ठीक, स्वयं की बात करें ये स्वयं हैं। हालांकि ये रीजनिंग का प्रश्न दे दिया है उन्होंने। स्वयं के पिताजी, आपके पिताजी यानी कि पापा, ठीक। अब पापा के साले, अब पापा के साले की बात हो रही है, यानी कि हमारे पापा और उनके साले हमारे क्या लगेंगे? तो हमारे लगेंगे भैया मामा, हमारे क्या लगने वाले हैं? मामा। अब साले की माँ, अब ये मामा और मामा की माँ, तो मामा की माँ जो लगेगी हमारी वो क्या लगने वाली है? तो हमारी जो लगने वाली है वो नानी लगने वाली है।
ठीक से आपका क्या रिश्ता होगा, तो सिंपल सा है, हमारा रिश्ता क्या होगा, नानी। तो इसलिए 176 का उत्तर हो जाएगा भैया नानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फुलडोज का मेला कहाँ लगता है? फुलडोज, ये देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं भैया, इससे पहले भी आप लोगों को करवाया है। तो पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है शाहपुरा, चौथा है अलवर। तो फुलडोज का मेला कहाँ लगता है? तो फुलडोज का मेला लगता है शाहपुरा में। कहाँ पर लगता है बच्चों? शाहपुरा में लगता है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला खूबसूरत और बेहतरीन शानदार प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? मैंने इससे पहले वाली क्लास पूरी सौर मंडल को लेकर डाली है। यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उसको जाकर जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, पूरा टेस्ट की तरह है। ठीक, तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बृहस्पति, पृथ्वी, बुध, मंगल। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध। कौन सा है? बुध। सबसे बड़े ग्रह की यदि अपन बात करें, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह की बात करो, या फिर आपसे लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो सबसे भारी ग्रह भी यही है। ठीक, वहीं नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक, वहीं सबसे छोटा ग्रह यदि देखा जाए तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। वहीं लाल ग्रह की यदि अपन बात करें तो लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए संकेत इंगित करता है, किस चीज को दर्शाता है? ऐसा जो चित्र दिया गया है ये ऐसे पूछे जाते हैं। चौराहा को दर्शाता है, पैदल पारपथ को दर्शाता है, रेलवे क्रॉसिंग, संकरी पुलिया। तो ऐसा जो दर्शाता है वो किसको दर्शाता है? रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग जहां पर भी होती है आप देखना, वहां पर ये चित्र आपको दिखाई देगा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? पहला ऑप्शन जनगण मन है। ठीक, दूसरा वंदे मातरम, शिविर पंचांग, राष्ट्रीय शक। तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है भैया वो है राष्ट्रीय शक। और राष्ट्रीय शक की यदि शक नहीं शक, इसकी यदि अपन बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 78 ईस्वी में। ठीक, जिसकी शुरुआत करता कौन है? तो जो एक महान सम्राट जिनकी हम बात करें कनिष्क, तो कनिष्क के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और इसे भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया है? तो भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया। अब 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया, तो पहली चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, इस 22 मार्च को जो अपनाया है, जिसे हम राष्ट्रीय पंचांग बोलते हैं, इसके अनुसार पहला जो माह होता है बच्चों वो होता है चैत्र का माह। कौन सा माह होता है? चैत्र माह होता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न, वहीं जनगण मन और वंदे मातरम क्या है? तो हमारे भारत के जैसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की यदि अपन बात करें तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या है? जनगण मन और वंदे मातरम। ठीक, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जनगण मन को लिखा किसने था? तो जनगण मन को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचिता है। और वहीं वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? वनों के वर्गीकरण मतलब प्रशासन के हिसाब से वनों के वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। आरक्षित वन, अनारक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो राजस्थान के अंतर्गत प्रशासनिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनारक्षित वनों की श्रेणी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता महाराणा मोकल, भोज परमार, महाराणा हरि सिंह, नागभट्ट प्रथम। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भोज परमार, राजा भोज। ठीक, जो कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा कौन सा शहर को बसाया गया? भोपाल को भी बसाया गया। आप लोगों को पता है भोपाल कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के लिए भी जाना जाता है किसको? भोज, राजा भोज को। बाकी धार की यदि अपन बात करें, मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है धार, जो कि कहीं ना कहीं इनके भी या यहाँ पर भी उनका होने का श्रेय बताया जाता है किसका? राजा भोज का। ठीक है, चलिए अगला, राजस्थानी लोक साहित्य की दीठ सु हरजस काई है? ये ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, ये मैंने मन से नहीं लिए हैं। तो राजस्थानी लोक साहित्य की दीठ सु हरजस काई क्या है? तो ये क्या है? लोक गाथा है, ख्याल है, पवाड़ा है, लोकगीत है। तो ये है भैया लोकगीत। क्या है ये? लोकगीत है। चलिए, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? अवनलिकाएं कहा जाता है, सेम कहा जाता है, चादर धुलन कहा जाता है, भूमि सर्पण कहा जाता है। तो चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है अवनलिकाएं। क्या कहा जाता है? अवनलिकाएं। अब चंबल भूमि जो है वो कहां पर है? तो जो मध्य प्रदेश राज्य है, कौन सा राज्य है? जैसे आप मैप में देखेंगे तो मैप में आपको जो एक राज्य मिलेगा मध्य प्रदेश, उस मध्य प्रदेश के इस वाले क्षेत्र में जो नदी है जो कि कहीं ना कहीं यहां से निकली हुई है, ये ठीक महू की जानो पाव पहाड़ी से निकली हुई है, महू की जानो पाव पहाड़ी से, जो कि
कहाँ पर पड़ता है ये? इंदौर में पड़ता है। तो मऊ की जनपद पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? चंबल नदी। अब ये चंबल नदी जहाँ से निकलती है उसके बाद जिस क्षेत्र में जाती है वहाँ पर मृदा का बहुत ज़्यादा अपरदन करती है, और इतना ज़्यादा अपरदन करती है कि वहाँ पर नालियों का निर्माण कर देती है, इसलिए उसे कहते हैं अवनलिकाएं। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। तो राजस्थान में वालर कृषि स्थानांतरित कृषि, अंतः कृषि, व्यापारिक कृषि, बागानी कृषि। तो वालर कृषि को कहा जाता है भैया क्या? स्थानांतरित कृषि। अब ये वालर कृषि या स्थानांतरित कृषि क्या है? तो आप लोगों को यदि आइडिया हो तो इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधों की क्या कर देते हैं? पेड़ों की कटाई कर देते हैं, पेड़ों की कटाई, और पेड़ों की कटाई करने के बाद उनको कहीं ना कहीं जला भी देते हैं। क्या कर देते हैं? जला भी देते हैं। इसलिए इसी प्रणाली को कहा जाता है कर्तन एवं दहन। कर्तन एवं दहन प्रणाली भी कौन सी कृषि को कहा जाता है कि कर्तन एवं दहन प्रणाली किस में अपनाई जाती है? तो ये स्थानांतरित कृषि में अपनाई जाती है। लोग किसी एक स्थान के जो वनस्पति होती है उसको काट देते हैं, जला देते हैं और कुछ समय तक खेती करते हैं और फिर वहां से स्थानांतरित हो जाते हैं, इसलिए उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो भारत में वन्यजीव, वन में रहने वाले जीवों के लिए जो संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है, कब किया गया? तो ये 1992 में किया गया, 1982 में किया गया, 1972 में, 1962 में। तो ये किया गया 1972 में। और 1972 में इसकी शुरुआत जहां से की गई थी वो राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट से इसकी शुरुआत की जाती है। जिम कॉर्बेट कहां पर है? तो जिम कॉर्बेट जो देखा जाए बच्चों तो यह है उत्तराखंड में। अब ये जो जिम कॉर्बेट है इसका नया नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया है ये? अब हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि यहां से कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा नदी निकलती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? तो फड़वाचन से संबंधित है पहला ऑप्शन भोपे, कालबेलिया, बंजारे, सरगड़े। तो फड़वाचन से संबंधित जो है ध्यान रखिएगा, फड़वाचन से संबंधित है कौन? भोपे। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। तो पहला ऑप्शन स्वांग है, रस्मत है, ढाडी है, ख्याल है। तो राजस्थान की जो लोक नाट्य शैली है वो कौन सी नहीं है भैया? ढाडी नहीं है। ठीक है, बाकी स्वांग भी है, रस्मत भी है और ख्याल भी है। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु कितनी वर्ष से अधिक है भैया? जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है तथा वहां किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है तो वह क्या कहलाता है? साक्षर, निरक्षर, स्नातक, विज्ञ। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा क्या? वो कहलाएगा साक्षर। क्या कहलाएगा? साक्षर। वहीं साक्षरता की बात आई है तो आप लोगों को बता दूं सबसे ज्यादा साक्षर यदि कोई सा राज्य है तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। बाकी जो सबसे कम साक्षर वाली यदि बात करें तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ये कम है और ये क्या है? अधिक है। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोक देवता की जाहिर पीर के रूप में भी पूजा की जाती है? तो जाहिर पीर के रूप में पूजा की जाने वाली देवता कौन से हैं? तो वो है, ध्यान रखना, पहला ऑप्शन तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होने वाला है गोगा जी। क्या हो जाएगा भैया? गोगा जी जो है इनकी पूजा जो किसके रूप में की जाती है? जाहिर पीर के रूप में भी की जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? जो राजस्थान के अंतर्गत जो कुंभलगढ़ दुर्ग बना है इसका जो एक तरीके से देखा जाए तो प्रमुख शिल्पी कौन था? तो दीपा था, लालचंद था, मंडन था, चंपालाल था। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर होने वाला है क्या? 191 का सी, मंडन। कौन था? मंडन। अब राजस्थान के अंतर्गत ही आप लोगों को पता है राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान के अंतर्गत एक है जिसे अपन बोलते हैं विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ है। तो बहुत बार इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि जो विजय स्तंभ है वो किसने बनवाया था। तो आप सभी लोगों को इसके कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि विजय स्तंभ किसने बनवाया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले पढ़ाया हुआ है। ठीक है, यदि पढ़ा है तो इसका उत्तर दीजिए जल्दी से कि किसने इसको बनवाया। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? घास के बारे में पूछ रहे कि कौन सी नहीं है। तो सेवण नहीं है, धामण नहीं है, कराड़ नहीं है। सेवण, धामण, कराड़, सालर। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सालर। ये राजस्थान में पाई जाने वाली नहीं है। ठीक, वहीं यदि घास की बात आई है तो आप लोगों को मैं बता दूं जैसे कि कुछ घास जैसे वेल्ड्स, कौन सी है? वेल्ड्स। अब ये कहां पर पाई जाती है? तो वेल्ड्स पाई जाने वाली है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, वहीं यदि डाउन्स की यदि अपन बात करें, डाउन्स कहां पर पाई जाने वाली घास है? तो यह है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही पंपास है, कंपास है, ये जो है अमेरिका वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको
एक मंदिर दे रखा है, उस मंदिर के आगे ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सुंधा माता मंदिर वे जालोर में, मनसापूर्णा करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर, बालाजी रोपवे सामोद, सावित्री माता मंदिर रोपवे। रोपवे एक तरीके से जो रोड बनाई जाती है, सकरी जो होती है, उसे बोलते हैं रोपवे। ठीक, ये कहां पर है? सिरोही। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। तो सावित्री माता मंदिर जो ये कहां पर नहीं है, ये सुमेलित नहीं है मतलब, तो ये सिरोही। अगला प्रश्न, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान की यदि अपन बात करें तो मरु राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा भैया? जैसलमेर में हो जाएगा। काली मृदा जानी जाती है, काली मृदा को और किस नाम से जानते हैं? तो कांप मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, बांगर एवं खादर मिट्टी से। तो काली मिट्टी को जाना जाता है रेगुर मिट्टी से, और काली मिट्टी की ही यदि अपन बात करें तो इसको हम कौन सी मिट्टी के नाम से जानते हैं? लावा मृदा भी कहते हैं। और अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इस मिट्टी में किसका उत्पादन ज्यादा होता है? तो इस मिट्टी में उत्पादन होता है कपास का। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो राजस्थान का कौन सा संभाग है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है? तो वो है कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उदयपुर। तो उदयपुर में किसका उत्पादन होता है? ज्यादातर मक्का का उत्पादन। मुकंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है मुकंदरा की पहाड़ी। ये मुकंदरा की पहाड़ी कहां पर है? जोधपुर नागौर, पाली सिरोही, झालावाड़ कोटा, अजमेर जयपुर। तो इस खूबसूरत से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भैया क्या? झालावाड़ कोटा में पाई जाती है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, शेर, जरगा, तारागढ़। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे अच्छी या सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। वहीं यदि देखा जाए तो इसकी यदि अपन बात करें, ये कितने मीटर ऊंची है? 1722 मीटर ऊंची है। दूसरी बात, अरावली पर्वतमाला के ऊपर पाई जाने वाली ये चोटी जो है वो कौन से पर्वत पर स्थित है? माउंट आबू पर। और इसी माउंट आबू पर एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जिसका नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। पूछा जाता है दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू पर स्थित है, जो कि कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न, चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है? चंद्रभागा पशु मेला पहला ऑप्शन है राजसमंद में लगता है, दूसरा ऑप्शन है अजमेर में, झालरापाटन में, नागौर में। तो चंद्रभागा पशु मेला जो लगता है वो झालरापाटन में। वहीं सोनपुर में कौन सा मेला लगता है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। कौन सा पशु मेला है ये भी? तो ये पशु मेला कहां पर लगता है? बिहार में। ये सोनपुर कहां पर पड़ता है भैया? बिहार में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न और आज का आखिरी सवाल है, कजली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है? तो कजली तीज का त्योहार मनाया जाने वाला ऑप्शन है पहला उदयपुर है, दूसरा बूंदी है, तीसरा जयपुर, चौथा जोधपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या? बी वाला, यानी कि बूंदी। ठीक, तो इसी कजली तीज की यदि अपन बात करते हैं, इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है और सतरी तीज भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? बूढ़ी तीज। राजस्थान में जो है कहीं ना कहीं बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। तो आज हमारे जो पार्ट 4 था उसके लगभग हमने कितने क्वेश्चन कवर किए हैं? 200 क्वेश्चन कवर किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।